वेलकम टू माय चैनल गाइस। इट इज़ पार्ट 3 ऑफ हेपेटाइटिस बी। इसमें हम देखेंगे होस्ट फैक्टर, हाउ टू डायग्नोज द केस ऑफ द हेपेटाइटिस बी एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ द प्रिवेंशन, व्हाट इज़ द वैक्सीन्स। If you like my video, then subscribe please. First we will see the host factor in hepatitis B. In hepatitis B we will see further. First, age. What is the age of most people having a hepatitis B? ये एक्यूट हेपेटाइटिस के बारे में 1% पेरिनेटल मीन्स जब बेबी डिलीवर हो रहा हो, मदर के वूम्ब में हो। एग्जैक्ट पेरिनेटल मीन्स 1% में ही होता है, मीन्स बेबी अब भी बॉर्न हुआ हो। 10% अर्ली चाइल्डहुड में 1 to 5 ईयर, 10% में अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। 30% ग्रेटर देन 5 ईयर्स मीन्स 5 ईयर के ऊपर के छोटे बच्चों को ये इन्फेक्शन 30% देखने को मिलता है। 10% अर्ली 1 से 5 साल के बच्चों को देखने को। पेरिनेटल मीन्स बेबी डिलीवर हो रहा है और मदर के वूम में है तभी। और ये मोर्टालिटी रेट है 70%। एक्यूट हेपेटाइटिस में मोर्टालिटी रेट है 70%। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, इसमें 80 to 90% पेरिनेटली क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। मीन्स क्रोनिक इन्फेक्शन कब होगा? जब हमें पहले से इन्फेक्शन हुआ होगा। मीन्स 80 to 90% पेशेंट में पेरिनेटली इन्फेक्शन हो जाता है। 30 to 50% में अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है, तभी इन्फेक्शन हो जाता है। द सेकेंड इज हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पीपल who have susceptible for a hepatitis B, means surgeons are 50% more than the general population. जो सर्जन्स है वो 50% मोर देन द जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा, क्योंकि उनको डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट होता है। इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग द डिसइंफेक्टेंट प्रॉपरली। वैसे तो सर्जन्स और ये बहुत केयरफुल होते हैं, बट 50% इनको चांस ज़्यादा होता है जनरल पॉपुलेशन से, क्योंकि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो सकता है। ट्वाइस देन द अदर फिजिशियन। जो सर्जन होते हैं वो क्योंकि सर्जरीज करनी है इसलिए ब्लड के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएंगे, इसलिए वो अदर फिजिशियन से भी ज़्यादा, ट्वाइस देन। इम्यूनोकॉम्प्रेसिव पेशेंट होता है, HIV एड्स वाले पेशेंट, वो इम्यूनोकॉम्प्रेसिव होते हैं। दूसरे भी हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी वेरी लो हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो सकता है। वैसे तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्केल्स और प्यूरिफाइंग आ गया है, सब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अभी टेस्ट करके ही सब भी ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं। बट इन केस इन एनी चांस हो भी सकता है। हेल्थ केयर वर्कर्स, लेबोरेटरी पर्सनल, लेबोरेटरी वाले भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनको ब्लड के सैंपल्स और उसके कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं। होमोसेक्सुअल, ये होमोसेक्सुअल क्यों बोला है? क्योंकि ये इसमें मेल्स होमोसेक्सुअल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओरो एनल कांटेक्ट हो सकता है, मीन्स इसलिए होमोसेक्सुअल पीपल्स इसमें स्पेशली मैन ज़्यादा होते हैं। प्रोस्टिट्यूट, वो तो पता चले प्रोस्टिट्यूट में ही ज़्यादा हो सकता है। ड्रग एब्यूज़र क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन नीडल्स होती है वो कंटामिनेटेड हो सकती है, क्योंकि वो इंजेक्ट करते हैं होंगे ड्रग्स को अपने अंदर, तभी। इन्फेंट ऑफ HBV कैरियर मदर, HBV कैरियर में हमने आगे देखा है एक्यूट इन्फेक्शन, हमने देखा पेरीनेटल में 1% होता है। मीन्स इसमें हम ये सोच सकते हैं इन्फेंट्स ऑफ द HBV कैरियर मदर। HB मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस। बाद में हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें ज़्यादातर ट्रांसमिशन हाँ, ये होस्ट फैक्टर में हमें इम्यूनिटी के बारे में लिखना है। इम्यूनिटी मीन्स हमने आगे देखा, मीन्स ये HBS HBE वो वाला टॉपिक हमें यहाँ लिख देना है। ये जब हम 15 मार्क का क्वेश्चन लिखते हैं तब भी। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज पेरेंटल रूट, मीन्स
पेनिट्रेटल रूट ट्रांसमिशन बाय द इन्फेक्टेड ब्लड, इसमें इन्फेक्टेड ब्लड से ही ट्रांसमिट होगा ऑब्वियसली। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कंटामिनेटेड सीरीज एंड द नीडल्स को यूज करने में हैंडलिंग इन्फेक्टेड ब्लड, हाँ हैंडलिंग नहीं मीन्स हैंडलिंग इन्फेक्टेड ब्लड, सॉरी, हैंडलिंग इन्फेक्टेड ब्लड। एक्सीडेंटल इंक्यूबेशन में ऑकर्स ड्यूरिंग द सर्जरी एंड द डेंटल प्रोसीजर, इसलिए ही सर्जन्स को 50% मोर देन जनरल पॉपुलेशन एंड ट्वाइस देन द फिजिशियन बोला गया है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल इंक्यूबेशन में भी ऑकर हो सकता है, एक्सीडेंटल इंक्यूबेशन हो सकता है। ट्रेडिशनल टैटूइंग मीन्स ट्रेडिशनल टैटूइंग में हम इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सीडेंटल परक्यूटेनियस इनोक्यूलेशन, वो ड्रग वाले केस में, ड्रग एब्यूजर होते हैं उसमें। तो पेरिनेटल ट्रांसमिशन, स्प्रेड्स ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द HBV कैरियर मदर ऑफ देयर बेबीज, ये हमने आगे देख लिया है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इसमें वेरियस बॉडी फ्लूइड्स लाइक सलाइवा, वजाइना, मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड द सेमिनल फ्लूइड दे आर कॉन्टामिनेटेड, वो ट्रांसमिट वो इसके कांटेक्ट में आएंगे तो होगा। सेक्सुअली प्रोमिस्क्योर मीन्स प्रोस्टिट्यूट, सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूट, इसमें ये होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, वो मैं नहीं बोल सकती तो इसलिए मिस प्रोनाउंसिएशन को माफ़ करना। मेल होमोसेक्सुअल आर सा हाई रिस्क, मैंने बोला ओरो एनल कॉन्टेक्ट होता है इसलिए। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड कौन कितना है, 30 to 180 डेज। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है 75 डेज। व्हाट इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट व्हेन इट कम्स टू योर OPD एंड व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की हिस्ट्री होगी क्रोनिक HBV की, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन की, 80 to 20% केस में डेवलपिंग सीरोसिस ओवर 5 years। 80 to 20% पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है उनको क्रोनिक सीरोसिस ऑफ लीवर प्रोड्यूस होता है 5 years, मीन्स 5 years से जिनको इन्फेक्शन है उनको लीवर में ये सीरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिलता है। 20% ऑफ द केसेस आर रिस्क ऑफ द हेपेटाइटिस डिकम्पनसेशन, और द 50 to 40% पीपल में ड्यू टू द पुअर प्रोग्नोसिस सर्वाइवल रेट इज़ 5 years। ये 50 to 40% पीपल में पुअर प्रोग्नोसिस के कारण उनको ज़्यादा ऑर्गन डैमेज होता है और उनका सर्वाइवल रेट ही 5 year हो जाता है। हाउ टू डायग्नोज द केस, what is the diagnosis, how to diagnose? 3 distinct antigen antibody systems used for the detect hepatitis B virus. First is rapid diagnostic test, RDTS, and the second is the laboratory based immunoassay. इसमें दूसरी 3 है, इसमें एंजाइम इम्यूनोएसे, एंजाइम इम्यूनोएसे, chemiluminescence immunoassay and the electrochemiluminescence immunoassay। electrochemiluminescence immunoassay, chemiluminescence immunoassay and the enzyme immunoassay, ये इससे हम हेपेटाइटिस बी को डायग्नोस कर सकते हैं हमें जब पेशेंट सस्पेक्टेड दिखता है तो। अब ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, एंड ये डिफरेंट टाइप है। जब HBS मीन सरफेस एंटीजन, मैं लिख ही देती हूँ, सरफेस एंटीजन, HBS एंटी HBS मीन सरफेस एंटीबॉडी, सरफेस एंटीबॉडी। HBC मीन्स कोर एंटीबॉडीज, HBE मीन्स इन्फेक्टिविटी, and this is past infection। HBE past infection को दिखाता है। इसमें हम पहला ये संभावनाएं हो सकती है डिफरेंट, वो हम देखेंगे। फर्स्ट द
when the HBS is present, means surface antigen is present, surface antibody is absent, and IgM antibody is present, and the infectivity भी present है, and the पास्ट इन्फेक्शन माइनस है, मीन्स हमें इस पहले तो हम IgM एंटीबॉडी को देखेंगे, वो कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एक्यूट स्टेज में। तो इससे हमें पहला माइंड में थॉट आएगा कि एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा उसमें वो श्योर कब होगा, जब हमें HBS मीन सरफेस एंटीजन दिखने, वो फर्स्ट मार्कर है, HBsAg वो फर्स्ट मार्कर है, वो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, और इसमें इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है, मीन्स एक्यूट हिपेटाइटिस बी वायर, इनको एक्यूट हिपेटाइटिस है। सरफेस एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, पास्ट इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें लेट वो क्रोनिक वाला भी गया अभी तो, and the surface antibodies are not present, that why it is a acute hepatitis B. सेकेंड संभावना, HBsAg प्रेजेंट है, सरफेस एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, इसमें IgG एंटीबॉडी है, इन पे इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है, और इसमें पास्ट इन्फेक्शन वाला anti-HBe प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रोनिक हिपेटाइटिस बी वायरस पहले हमें एंटीबॉडी ही देखना है, IgG है, मीन्स इसको वो लेट रिकवरी फेज में है, इसलिए क्रोनिक फेज में ये बाद में पास्ट में ही देखने को मिलती है, मीन्स क्रोनिक है। एक्यूट में IgM देखने को मिलेगी, क्रोनिक में IgG देखने को मिलेगी, इसलिए क्रोनिक HBV मीन्स हिपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है विथ एक्यूट वायरल रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें HBe भी पॉजिटिव है, इसलिए हमें इसमें से यही पता चलता है, मीन्स सरफेस एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, IgG एंटीबॉडी है, और इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है, वो प्रेजेंट है, मीन्स इसको क्रोनिक हिपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है विथ एक्यूट वायरल रेप्लिकेशन। तो थर्ड इज मीन्स सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, IgG प्रेजेंट है, इन्फेक्टिविटी नहीं है, पास्ट इन्फेक्शन मीन्स क्रोनिक हिपेटाइटिस बी विथ लो वायरल रेप्लिकेशन। क्यों? हमने वो ऊपर से थोड़ा ही डिफरेंट है, इसमें पास्ट इन्फेक्शन है, और anti-HBe एंटीबॉडीज कब देखने को मिलती है, पास्ट इन्फेक्शन हो तब भी देखने को मिलती है, वो प्रेजेंट है, मीन्स हमें लो वायरल रेप्लिकेशन है, ये रिकवरी फेज में जा रहा है, अभी ये रिकवरी फेज में जा रहा है। फोर्थ संभावना इज इसमें सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट है, IgG एंटीबॉडी है, रेप्लिकेशन कम ज़्यादा ऐसा हो रहा है, इसमें पास्ट इन्फेक्शन कम ज़्यादा है। ये वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, विंडो पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ ही प्रेजेंट है, मीन्स IgG है, इसलिए हम इसको क्रोनिक हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन देख रहे हैं विथ हिटेरोटाइपिक HBs भी कह सकते हैं। उसके बाद में है सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, IgM प्रेजेंट है, हमें इससे पता चलेगा एक्यूट इन्फेक्शन है, वायरल रेप्लिकेशन प्लस माइनस है, पास्ट इन्फेक्शन नहीं है, हमें IgM दिखा तो हमने लिख दिया एक्यूट इन्फेक्शन है। आप इतना भी लिख के आओगे ना एंटीबॉडीज़ के मीन्स देख के कि ये एक्यूट है क्रोनिक है, तो भी आपके चांसेस है कि ये आपका जो टेबल है वो सच भी हो, मीन्स एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सकता है। एंड द सेकेंड लास्ट इज सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और इसमें IgG एंटीबॉडी है, वायरल रेप्लिकेशन नहीं है, और पास्ट इन्फेक्शन मीन्स anti-HBe एंटीबॉडी जो है वो नहीं है। तो हमें इससे ही पता चलेगा कि ये रिकवरी फेज में है, क्योंकि सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सरफेस एंटीबॉडी कब प्रेजेंट होती है? जब पेशेंट रिकवरी फेज में होता है। सरफेस एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है, वो हमें फर्दर इन्फेक्शन से भी बचाती है, इसलिए हमें रिकवरी फ्रॉम हिपेटाइटिस बी करना है। एंड द HBsAg मीन्स सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट नहीं है, वायरल रेप्लिकेशन भी नहीं दिख रहा है, एंड द पास्ट इन्फेक्शस एंटीबॉडी भी नहीं है। तो ये हमें वैक्सीनेशन
दिखाती है कि वैक्सीनेशन में जो एंटीबॉडीज़ हमारा बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वो लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी। इस टाइप के कोष्टक में से हमको नेक्स्ट कंपलसरी है दिस बैच को, इसलिए हमें नेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाद में हम देखेंगे ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो हम देखेंगे। सिंस देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, हिपेटाइटिस बी के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली प्रिवेंशन हैज बीन मेजर एम इन द मैनेजिंग वायरल हिपेटाइटिस बी and the symptomatic treatment is given maintaining comfort and the adequate nutritional balance including the replacement of the fluid lost। जो फ्लूइड लॉस होता है उसको हमें मैनेज करता है, न्यूट्रिशनल बैलेंस को हमें न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है और एडिक्वेट उसको हाइड्रेशन थेरेपी भी देनी है, क्योंकि इसमें फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसमें हम प्रिवेंशन देखेंगे। प्रिवेंशन में हम हिपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे। ये रिकॉम्बिनेटेड हिपेटाइटिस बी वैक्सीन 1986 में पहली बार हुई थी। दिस वैक्सीन ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय प्लाज्मा डिराइव्ड हिपेटाइटिस बी। एक्टिव सब्सटेंस इन द रिकॉम्बिनेटेड हिपेटाइटिस बी वैक्सीन HBS, ये उसका नाम है। मीन्स एक्यूट, इसमें कौन सा वैक्सीन में मीन्स रिकॉम्बिनेटेड हिपेटाइटिस बी वैक्सीन में एक्टिव सब्सटेंस HBsAg सरफेस एंटीजन है। जो क्या है सरफेस एंटीजन? वो सरफेस एंटीजन जब इन्फेक्शन के बाद ब्लड में प्रेजेंट होता है वो इसका एक्टिव सब्सटेंस है। इसका डोज क्या है? रिकॉम्बिनेटेड हिपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज क्या है? 10 to 20 माइक्रोग्राम्स। बर्थ डोज ऑफ हिपेटाइटिस बी कैन बी गिवन सेफली टुगेदर विथ ए BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन के साथ ही दिया जाता है हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। Hepatitis B vaccine is contraindicated for the individual with the history of the allergic reaction of the any vaccines and components. Hepatitis B immunoglobulins for immediate protection। इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए किसी पेशेंट को और या कोई भी पर्सन हो उसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं। HBIG इज यूज फॉर दोज एक्टिवली एक्सपोज टू HBsAg पॉजिटिव ब्लड लाइक सर्जन्स, nurses and the laboratory workers, newborn infants and sexually contacted of the hepatitis B। और ट्रैवलर्स को भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलर्स को बहुत ज़्यादा जगहों पे घूमना होता है और हाइजीन मेंटेन नहीं रहती है सभी जगहों पे, इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी टेकन आइडियली विथ 6 आवर एंड परफेक्टली नॉट लेटर देन द 48 आवर। हम जब हिपेटाइटिस बी के कांटेक्ट में आते हैं उसके विदिन 6 आवर लेना है, और नहीं ले सके बट 48 आवर होने उसके पहले तक ले लेना है, हमें ये ध्यान रखना होता है। इसका डोज क्या है? 0.05 to 0.07 ml per kg of the body weight of the person। 2 doses should be given in 30 days। HBIG provides short-term passive protection which lasts approximately 3 months। ये 3 मंथ तक ही लास्ट करता है, इसलिए हमें 3 मंथ तक ही लास्ट लॉन्ग करता है, इसलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन साइमल्टेनियसली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ HBIG एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज मोर इफेक्शियस देन HBIG अलोन। ये दोनों हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी हमें लेनी है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लेना है, वो दोनों साथ में ज़्यादा इफेक्टिव है कि ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेने से। दिस कंबाइंड प्रोसीजर इज आइडियल बोथ फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द पर्सन एंड एक्सीडेंटली एक्सपोजर ऑफ टू द ब्लड। रिपीट इन 6 मंथ। इसमें डोज इम्यूनोग्लोबुलिन्स का हमने आगे भी देखा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का डोज है 0.05 to 0.077 ml per kg बॉडी वेट।
and hepatitis C 1 microgram means 1 ml or 20 microgram per ml. Should be intramuscularly within 7 days to exposure. Last part of this hepatitis B virus, very long topic. Other preventive measures: all the blood donors should be screened for the HBV infection. Give importance to adequate sterilization of all instrument. Practice of a simple hygienic measures like hand wash before eat and after eating. The carrier should be told not to share razor or a toothbrush and use barrier contraception and should not donate blood. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.